तमिलनाडु जाना था, अपने नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? जब बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, जब बड़ा बड़ा काम होता है तो मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ जाते हैं। क्या कारण है? ऐसा दर्जनों बार हुआ है। और ममता बनर्जी क्या देश के नागरिक नहीं है? केजरीवाल देश का नागरिक नहीं है? तेलंगाना का मुख्यमंत्री देश का नागरिक नहीं है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री देश का नागरिक नहीं है? वो है, इस गठबंधन में है नहीं है। और कल देखिएगा जहां सीट शेयरिंग की बात होगी और प्रधानमंत्री पद की बात होगी, सब टाइम टाइम फेस हो जाए। उनका जवाब नहीं दूंगा, पहले उससे पूछिए कि तुम जमुई क्यों छोड़ रहे हो? जमुई की जनता ने तुमको 10 वर्ष तक नेता बनाया, क्या कारण है कि तुम जमुई छोड़ रहे हो? आज संवाददाता सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है, मेरा 5 काउज करने का। पहली बात है कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, 9 वर्ष पूरा हो गया, 10वां वर्ष चल रहा है। दूसरा है हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का विस्तार कैसे हो। तीसरा है बिहार में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। और चौथा है जो कल विपक्ष के कुछ पार्टियों का एक मिलन हो रहा है। कुछ पार्टियों को मैं इसलिए कहा कि संपूर्ण विपक्ष एक मत नहीं है। और हम जिस गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं, आप तमाम साथियों को मालूम है कि एनडीए गठबंधन की सरकार 2014 से लेके आज तक है, जिसके नेता देश के सर्वप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि विदेश के दौरे पर जो गए और जो उनका वहां स्वागत हुआ, मैं समझता हूं कि 100 वर्षों के इतिहास में आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री का उतना भव्य स्वागत नहीं हुआ होगा। वो भी अमेरिका जैसे कंट्री में, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो सब हुआ और पूरे विश्व का नजर उस पर था। कल के प्रोग्राम में पूरे विश्व का नजर था और काफी देश के राजाध्यक्ष ने उसमें शिरकत किया। ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा आप देखिएगा कि G20 है, G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला, यह भी सबसे बड़ी खुशी की बात है। तीसरा आप देखिएगा कि आज से 1 महीना पहले जो पूरे वर्ल्ड का सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें सर्वमान्य नेताओं के रूप में पहला नंबर परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह भी अपने देश के लिए गौरव की बात है। आजादी के 74-75 वर्षों के बाद पहली बार इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिला जो प्रधानमंत्री गरीबों के हित की बात करता हो, शोषितों के हित की बात करता हो, दलितों के हित की बात करता हो, नौजवानों के हित की बात करता हो, किसानों के हित की बात करता हो। आप देखिए होइएगा कि 9 वर्ष में सबसे पहला 1 नेशन 1 राशन कार्ड की शुरुआत हुई। उसमें हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे, उनके विभाग, उन्हीं के जिम्मे ये विभाग था और उन्होंने ही नारा दिया था कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। और इस विपरीत परिस्थिति में भी आज पूरे देश में, पूरे देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है, 80 करोड़ लोगों को। उसी तरह से आप देखिएगा दूसरा काम जो उन्होंने किया है, इस देश के अधिकांश लोग गरीब हैं, दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये हमारे देश का नागरिक है
इनका भी मौलिक अधिकार है जीने का। उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया उस गरीब के इलाज हेतु उन्होंने किया और आज हजारों लाखों गरीब मृत्यु से बच के क्या जीवित है, इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। तीसरा उन्होंने किया, शौचालय का निर्माण किया, करोड़ों शौचालय का निर्माण किया, घर जल नल की व्यवस्था उन्होंने किया। किसान जो जिसका कोई संगठन नहीं है, किसान को उन्होंने सब्सिडी देने की बात की और सब्सिडी किसान को मिल रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में आओ, बिहार जैसा पिछड़ा इलाका जहाँ मेडिकल कॉलेज की कमी थी, 1-2 प्राइवेट कॉलेज है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जीने का अधिकार सबको है, शिक्षा पाने का अधिकार सबको है, मौलिक अधिकार में है। इसीलिए उन्होंने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की व्यवस्था की और बिहार में भी उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो उन्होंने किया वृद्धावस्था पेंशन, जो वृद्ध लोग हैं, चाहे औरत हो और मर्द हो, जो वृद्ध लोग हैं उनके पेंशन की व्यवस्था की उन्होंने, इंदिरा आवास की व्यवस्था किया उन्होंने। और जो नौजवान हमारे साथी हैं जो बेरोजगार हैं, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और प्रत्येक साल 70 से 75 हजार लोगों को रोजगार बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज से 8 दिन पहले मैं भी जाके मुजफ्फरपुर में नियुक्ति पत्र दिया हूँ। तो इस ढंग से पूरे देश का जो विकास होना चाहिए, पूरे देश का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो विपक्षी एकता कल जो यहाँ होने वाला है, उसमें 80% लोग पर सीबीआई ईडी का शिकंजा चढ़ा हुआ है। 10-9 वर्ष की सरकार की बनी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, इस 9 वर्षों में 10वां वर्ष शुरू है, एक भी भारत सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी मंत्री पर नहीं लगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप विदेश का पॉलिसी देखो, जहां कहीं हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं इतनी लोकप्रियता है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र का भी राष्ट्रपति कहता है कि आप इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हो कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा होती है। किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम करता है प्रोटोकॉल तोड़ के। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार जो हमारी सरकार है, मैं तहे दिल से आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं तहे दिल से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, फिर सुन लीजिए, पूरी बात आप सुन लीजिए, तो जो प्रश्न पूछ रहा होगा पूछिएगा। दूसरी बात है, हमारा पार्टी का संगठन अभी जस्ट 17 और 18 जून को राज्य कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के जो हमारे स्टेट के जितने पदाधिकारी थे और जिला अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, उन लोगों की एक बैठकें हुई और बैठक में ये तय हुआ कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और सदस्यता अभियान की शुरुआत कैसे, अधिक से अधिक सदस्य कैसे बनाया जाए। और सदस्यता अभियान के हमारे प्रभारी हैं वो वीरेश्वर सिंह जी हैं और सचिव रंजीत पासवान जी हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप पूरे बिहार में घूम के पार्टी के संगठन को मजबूत करिए और सदस्यता अभियान की शुरुआत करिए। फिर 9 जुलाई को पूरे बिहार के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी स्टेट पदाधिकारी हैं, जितना भी प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है, उन लोगों की बैठक है। उसमें संभवतः मैं भी रहूँगा उस बैठक में। और पार्टी के संगठन को ब्लॉक तक, गांव तक, पंचायत तक कैसे ले जाया जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। और हमारा गठबंधन जो है, आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ हम हैं विगत 2014 से लेकर आज तक। उस समय हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे, उन्होंने एनडीए गठबंधन में जाने की स्वीकृति दी थी।
और हम लोगों ने उस गठबंधन में हम लोग आज तक है, ये 10वां वर्ष है। कुछ लोग हमारे दल के कुछ लोग छोड़ के चले गए, लेकिन हमारी पार्टी और हम मुस्तैदी से, ईमानदारी से उस गठबंधन के पार्ट हैं। मैं बार बार कहा हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं जब तक राजनीति करूंगा, तब तक मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा। मैं बार बार आप लोगों को कहा हूँ। तीसरी बात है 2024 का लोकसभा का चुनाव। विपक्ष के लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अरे कौन सी विपक्षी एकता है? 10 वर्ष से तो विपक्षी एकता की बात कर रहे हो, कहां हुआ? विपक्षी एकता में कुछ लोग शरीक हो रहे हैं, और जो लोग शरीक हो भी रहे हैं उनका अलग अलग ग्रीवांसेस है। अब बगल में बंगाल है, बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। उनका कहना है कि मैं उसी शर्त पर समझौता करूंगा जब हमारे साथ कांग्रेस समझौता करे और कांग्रेस वहां अपना उम्मीदवार नहीं। क्या ये राजनीति में संभव है? नहीं संभव। अरविंद केजरीवाल, उनका सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे खिलाफ जो अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें सभी दल के लोग आम सहमति बनावे और राज्यसभा में मेरे पक्ष में अपना मत डालें। इसी तरह से कई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनका अलग ग्रीवांसेस है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद स्वयं उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद पे। तो एक अनार है और 100 बीमार है। तो ये परिस्थिति है। कल इन लोगों का विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, और मैं समझता हूं कि वो बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा 2 मुद्दा है। एक मुद्दा है सीट शेयरिंग का, और दूसरा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो एक अनार है 100 बीमार है। प्रधानमंत्री के दर्जनों दावेदार हैं, उसमें हमारे बिहार के लोग भी दावेदार हैं, बहुत से लोग, दर्जनों लोग दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। तो मैं समझता हूं कि, और उसमें भी अधिकांश लोग, कल की जो बैठक हो रही है उसमें अधिकांश लोगों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। किसी पर ईडी का शिकंजा है, कोई जेल से छूटे हुए हैं, कोई जमानत पर हैं, कोई जेल पर जाने की तारीख तय हो रही है। तो इस ढंग से विपक्षी एकता संभव नहीं है। मेरे हिसाब से विपक्षी एकता कभी कायम नहीं होगा, कभी कभी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। और अंतिम चौथी बात है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें हमारी पार्टी की क्या भूमिका होगी। आप लोगों ने बार बार हमसे पूछा है कि आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी। तो देखिए, हम एनडीए गठबंधन के सबसे ईमानदार सहयोगी हैं बिहार में, और अकेले सहयोगी हैं। और बहुत से लोग आ रहे हैं, हुलुक हुलुक कर रहे हैं, कहीं बाएं देखता है, कोई दाहिने देखता है। पासवान जी बार बार अपने भाषण में करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम बाएं जाएं कि दाएं जाएं। ये लोग यूपीए गठबंधन की तरफ भी हुलुक हुलुक कर रहा है, और एनडीए गठबंधन की तरफ भी कर रहा है। कल क्या इन लोगों का भविष्य होगा, क्योंकि दोनों गठबंधन के लोगों को, इन लोगों पर विश्वास नहीं है। कल चुनाव जीतने के बाद भी ये लोग मेरे गठबंधन में रहेगा कि दूसरे गठबंधन में जाएगा। इसलिए इन लोगों का भगवान ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। मैं बिहार में अकेला, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारा, हम एनडीए गठबंधन के साथ थे, हैं और मैं रहूंगा। लोग पूछते हैं आप कितने सीट पर लड़ोगे भाई? नहीं, हमारी पार्टी और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बैठने के बाद जिसका जहां बनेगा, जो जीतने के लायक कैंडिडेट होगा, हमारा उद्देश्य है 40 पर 40 सीट जीतना। और जो सर्वसम्मति से मुझको सीट मिलेगा, मैं 40 सीट पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, नेता, प्रदेश अध्यक्ष, मैं खुद 40 सीट पर मैं जाऊंगा और पार्टी का प्रचार प्रसार और जिताने का मैं प्रयास करूंगा। ये हमारी पार्टी का सोच है। और अंतिम है कि बिहार में विधि व्यवस्था,
आप सब लोगों को पता होगा कि जब आप लोग घर से निकलते होंगे, जैसे आप पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं तो रास्ते में आपको डर लगता होगा कि रास्ते में कोई किडनैपिंग तो नहीं कर लेगा, रास्ते में कोई आपका मोबाइल तो नहीं छीन लेगा, रास्ते में आपका सामान तो नहीं छीन लेगा। ये डर बना हुआ है बिहार के लोगों को विगत 8-9 महीनों से, जब से सरकार बदली है, जब से पाला बदला गया है, तब से ये लोगों को डर बना हुआ। क्योंकि जिस सत्ता के खिलाफ नीतीश जी को बिहार की जनता ने विश्वास किया था, आज उस जनता के साथ में विश्वासघात हुआ है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया था, और एनडीए गठबंधन के लोग, भाजपा के लोग इतने दयालु थे कि जनता दल यू से दुगना सीट लोक विधानसभा में मिलने के बावजूद ही उन्होंने जनता दल यू को अपना नेता माना, नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री माना। लेकिन बिहार की जनता से बिना पूछे हुए नीतीश जी जिस सरकार के खिलाफ बिहार की जनता ने उनको अपना मत दिया था, उसी के गोद में चले गए। इसलिए बिहार में आम लोगों के साथ, खास करके जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, उनको नीतीश कुमार जी पर विश्वास खत्म हो गया। आप देखिएगा यहाँ रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बगल में देख लीजिए भागलपुर का पुल, ये दर्जनों पुल बिहार में गुना, और एक ही व्यक्ति को, एक ही एजेंसी को दिया जा रहा है। क्यों है? उस एजेंसी में क्या है? जबकि उसने पहले ही सूचित किया था कि पुल का जो निर्माण हुआ है वो टेक्निकली गलत है। उसने डिप्टी सीएम जी को जाकर आगाह किया था कि पुल का जो निर्माण हुआ वो गलत हुआ है। फिर भी बिहार सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और नतीजा हुआ कि पुल ध्वस्त हो गया बीच में ही, और दर्जनों लोग उसमें मारे भी गए। तो ये बिहार सरकार की स्थिति है। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, खास करके बिहार में दलित समाज का जो लोग है, अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आपको सामने में उदाहरण होगा, हमारे हाजीपुर में लालगंज में राकेश पासवान, जो बहुत तेज नौजवान लड़का था, हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव भी था, और 5 बजे शाम में जाके उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन के द्वारा आज तक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि अरवल में एक दलित महिला के साथ में, पासवान महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। बेगूसराय में छौड़ाही प्रखंड में वहां एक दलित महिला के साथ में बलात्कार भी हुआ, उसकी हत्या हो गई। वो भी दलित महिला पासवान ही थी। तो इस ढंग से बिहार में जाति पूछ के भी क्राइम हो रहा है, क्योंकि हम पासवान जाति के लोग इस सरकार के विरोध में हैं। मैं स्पष्ट खोल के कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार बिहार में, इस सरकार के विरोध में हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो चुन चुन के प्रशासन के द्वारा हत्याएं, लूट, बलात्कार कराया जा रहा है, उसका केस दर्ज नहीं होता है। ये बिहार के दुर्भाग्य है, और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे 2005 में, 2010 में, 2015 में, आज वो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है। आज किसी के सहारे हैं, उनको सहारा चाहिए। अब कोई भी भाषण देने के पहले आप देखे भैया, आप लोग पत्रकार साथी हैं, जब भाषण देते हैं तो बगल में से घूम के देखते हैं कि तेजस्वी यादव है नहीं। तो ये उनको सहारा चाहिए। वो निराश हो चुके हैं बिहार के राजनीति से। इसलिए साथियों, बिहार में अब जब भी 2024 का चुनाव हो, तो मैं यहाँ कुछ जन पब्लिक भी है, आप लोग भी बिहार के नागरिक हो, आप भी मतदाता हो, मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करिए, और 2024 में एनडीए गठबंधन को अपना मत दीजिए। और एनडीए गठबंधन 2024 में 2/3 बहुमत से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरी बार जब लोकसभा का चुनाव होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण लेंगे।
और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का पूरा प्रशासन लगा हुआ है शराब बेचवाने पर, शराब रोकने पर नहीं है, शराब बेचवाने पर है। अब बताओ, पासी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग, गरीब है, दलित है, शोषित है, भूखे मरता है, आप उसको आपने बिहार सरकार ने ताड़ी बेचने पर, ताड़ी उतारने पर रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया है? उसका मौलिक अधिकार है। जैसे प्रत्येक जाति का जातीय पेशा है, उसी तरह से पासवान जाति का और पासी जाति का, मुसहर जाति का मौलिक अधिकार है ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। और आपने उसके पेट पर लात मारा है, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब समाप्त हो गई है। इसलिए बिहार सरकार बिहार के जनता के हित की बात नहीं करके व्यक्तिगत हित की बात बिहार सरकार के लोग करते हैं। इसकी मैं निंदा करता हूं और 2024 में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो हमारे दल में एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी उन्होंने घोषणा किया है। कल देखिए होइएगा कि जीतन मांझी जी का भी घोषणा हो गया। अरे जिधर सूरज उगता है वही लोग प्रणाम करता है। सूरज पूरा मुंह उगा हुआ एनडीए के पक्ष में, अंतिम में अंत में आकर के सबको मजबूर होकर के एनडीए गठबंधन में आना हो। लेकिन इस बात तबीयत खराब है, विपक्ष इस तरह से एकजुटता किया नीतीश कुमार ने जो प्रयास कहाँ एकजुटता हुआ है? सुनिए कहाँ एकजुटता हुआ? नीतीश कुमार जो ये प्रयास किए हैं, ये कल तेलंगाना जाना था मुख्यमंत्री जी को, कहाँ जाना था? तमिलनाडु जाना था, अपने नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? जब बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, जब बड़ा बड़ा काम होता है तो मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ जाते हैं। क्या कारण है? ऐसा दर्जनों बार हुआ है। और ममता बनर्जी क्या देश के नागरिक नहीं है? केजरीवाल देश का नागरिक नहीं है? तेलंगाना का मुख्यमंत्री देश का नागरिक नहीं है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री देश का नागरिक नहीं है? वो है, इस गठबंधन में है नहीं है। और कल देखिएगा जहां सीट शेयरिंग की बात होगी और प्रधानमंत्री पद की बात होगी, सब टाइम फेस हो जाएगा। इस भ्रम में आप लोग मत रहिए कि विपक्षी एकता एक होने वाला है। आज 10 वर्ष से विपक्षी एकजुट हो रहा है, लेकिन आज तक विपक्षी एकता एकजुट नहीं हुआ। एक बार और पलटी मारेंगे कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो अगर एनडीए का हिस्सा होते हैं तो आप कहां जाएंगे? लड़ने का सवाल ही नहीं आई। मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। पहले उससे पूछिए कि तुम जमुई क्यों छोड़ रहे हो? जमुई की जनता ने तुमको 10 वर्ष तक नेता बनाया, क्या कारण है कि तुम जमुई छोड़ रहे हो? पहले उससे ये प्रश्न पूछिए। अब चलिए आगे बढ़िए। नीतीश जी एनडीए के हिस्सा हो रहे हैं, नीतीश जी एनडीए के हिस्सा होंगे तो आप लोग क्या करिएगा? एक्सेप्ट करिएगा? अब ये तो भविष्य की बात है। ये तो भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं भविष्यवाणी करूंगा, जब समय आएगा तो देखा जाएगा।